सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए कि आप सबको वीडियो चल रहा है, आवाज़ भी इसको मिल पा रही है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें कुछ प्रश्न व्याकरण के भी आपको मिलेंगे और कुछ प्रश्न आपको साहित्य के भी मिलेंगे। और तो यहाँ आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से आप सब बता दीजिए कि वीडियो चल रहा है और आवाज़ आप सबको मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही है। चलिए मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। हेलो, तो आवाज़ एक बार आप सब बता दीजिए। एक बार आप सब आवाज़ बता दीजिए कि आवाज़ मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही है आपको। कमेंट करके एक बार आप सब बता दीजिए। आवाज़ एक बार आप सब कंफर्म कर दीजिएगा। कर दीजिएगा, ठीक है। तो आवाज़ आ रही है, वीडियो ठीक चल रहा है। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न है साथियों, आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह क्या है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? स्वादिष्ट, दुरावस्था, दीवारात्र, छत्र छाया, कवयत्री, कुमुदिनी, उच्छ्वास, मातृतृक्षा, दुष्कर्म, स्रोत, घनिष्ठ, ऐन्द्रजालिक। यहाँ पर आपको बताना है कि किस विकल्प में सभी जो है वो शुद्ध हैं। यहाँ पर जो विकल्प 2 है, जो विकल्प 2 है, इसके सभी शब्द जो हैं वह शुद्ध हैं। विकल्प 2 के सभी शब्द शुद्ध हैं। चलिए, तो जो व्याकरण वाले प्रश्न है उसको फटाफट कर लिया करेंगे हम लोग। दूसरा शब्द है, अशुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध शब्द इसमें नहीं है। तो बताना है याज्ञवल्क, मंत्री परिषद, पुनरपि और ज्योत्सना। ये आपके ऑप्शन से हैं। तो बताना है किसमें कौन सा आपका सही है। शुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि शुद्ध शब्द नहीं, तो क्या शुद्ध है ये आपको बताना है। देखिए, जो पहला शब्द लिखा है याज्ञवल्क्य, तो यहां याज्ञवल्क्य होता है। ये क्या होता है? याज्ञ आधा व, फिर क्या और फिर यह, याज्ञवल्क्य होता है। मंत्री परिषद, तो यहां मंत्री परिषद लिखा हुआ है। क्या होता है? मंत्री परिषद होता है, यानी कि छोटी की मात्रा। और सबसे लास्ट में लिखा है ज्योत्सना। ज्योत्सना, ये पुनरपि जो शब्द है, तो यह अशुद्ध नहीं है, यह शुद्ध है। देखिए, अभी तो बहुत देर तक मैं खड़े होके पढ़ा रहा था, तो ये डेस्कटॉप पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कल देख के बातचीत होगी, पढ़ाई होगी। पूरा दिन खड़े खड़े पैर दर्द करने लगता है, तो हमने कहा कि अब ये रात का समय है तो थोड़ा सा बैठ के पढ़ाया जाए। तो बैठ के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने बोर्ड पर ये क्लास नहीं लगाई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ज्योत्सना, ज्योत्सना भी गलत लिखा है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? ज्यो आधा त, फिर स आधा, फिर न, ज्योत्सना, इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य नहीं, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। यहां देखिए, सब शुद्ध हैं, ये भी, ये भी, ये भी। ये आपका यह मत ग्राह्य योग्य है, तो ग्राह्य योग्य नहीं होता है। यह ऑप्शन आपका गलत है।
अशुद्ध वाक्य नहीं है। तो अशुद्ध वाक्य इसमें क्या है? इसमें अशुद्ध वाक्य नहीं है। तो जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। विद्यार्थियों की मेल में अनेकों टोलियां थीं, वह पुत्रवत अपनी प्रज्ञा का पालन करता था, वह अपराधी दंड देने योग्य है। ठीक है, तो यहां जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। चलिए, मधु जी आ गई हैं, निवेदिता, भारतीय छाया, निवेदिता, वीर बहादुर सिंह जी, चलिए सबका स्वागत है। तो यहां बताना है कि वशुद्ध वाक्य नहीं है। तो 4 जो है वो शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन 4 का 4 सही हो जाता है। चलिए, तो आज मैं नहीं दिखूंगा, आज आपको केवल ये प्रश्न ही दिखेंगे। आज मैं नहीं दिखूंगा, केवल क्वेश्चन ही आपको दिखाई देंगे। ठीक है, कल से मैं भी दिखूंगा। आज थोड़ा सा तबीयत कम अच्छी थी, तो खड़े होकर पढ़ाने की स्थिति में नहीं था, तो मैंने कहा कि आप सबकी क्लास जो है वो प्रैक्टिस हो जाए, बैठ के ही हो जाए, तो बैठ के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है जिसमें सर्वनाम हो। सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य बताना है। चलिए, तो सार्वनामिक विशेषण यानी सर्वनाम के द्वारा जिस विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे, इतने गुणज्ञ और रसिज्ञ लोग एकत्र हैं, दोनों के दोनों लड़के मूर्ख निकले, राम का सिर कुछ भारी सा हो गया, उसे दवा दो, 2 घंटे के बाद दी जाए। सार्वनामिक विशेषण युक्त। देखिए, सर्वनाम के साथ जब हम विशेषण का प्रयोग करते हैं तो ये देखिए यहां संज्ञा आ गई है, तो यहां सर्वनाम ही नहीं है। ठीक है, यहां पर भी नहीं है। तो जब हम सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं तो इतने गुणज्ञ और रसिज्ञ लोग एकत्र हैं, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा इतने गुणज्ञ और रसज्ञ लोग एकत्रित हैं, तो यह इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है यह आपको बताना है। राजा ने दान दिया, नौकर चिट्ठी लाया, नौकर बीमार रहा, पंडित कथा सुनाते हैं। यहां बताना है आपको कि किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। साथियों, अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती क्या है? देखिए, अकर्मक और सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए। देखिए, जहां पर लिखा है अकर्मक, तो अकर्मक का होता है कि जहां कर्म की आवश्यकता नहीं है, और सकर्मक का मतलब होता है जहां कर्म की आवश्यकता हमें पड़ रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट होता है और लगभग यहां से गलतियां हो ही जाती हैं। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया का हम कैसे पहचान करेंगे? तो पहचान हम कैसे कर सकते हैं इसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमें एक चीज करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ेगी? तो जैसे हमने कोई क्रिया लिखा, हमने लिखा मोहन, मोहन पढ़ता है, एक वाक्य लिखा। अब यहां हमने क्या किया कि पुनः संज्ञा हटा दिया, सहायक क्रिया हटा दिया, केवल पढ़ता लिख दिया। अब इस पढ़ता के साथ हम कौन और क्या 2 प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कौन और क्या 2 प्रश्न पूछेंगे, और दोनों का जवाब अगर मिल जाता है तो यह सकर्मक है, और दोनों का जवाब नहीं मिलता तो यह अकर्मक है। देखते हैं, पढ़ता है, हमने पूछा कौन पढ़ता है, तो जवाब आया यहां पर कि भैया मोहन पढ़ता है। फिर प्रश्न पूछा गया क्या पढ़ता है, तो जवाब आया किताब पढ़ता है। तो दोनों का जवाब मिल गया, इसलिए पढ़ना सकर्मक क्रिया हो गई। अगर कौन और क्या में से केवल एक का जवाब ही मिलता तो फिर यह अकर्मक क्रिया होती। अब आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने कहा, कौन पढ़ता है, सीता पढ़ती है, क्या पढ़ती है, गीता पढ़ती है, तो इस प्रकार से आप कोई भी इसमें लगा सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अब यहां ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में
कौन सा है। जैसे नौकर बीमार रहा, यहां क्या बताया है, अकर्मक क्रिया, यानी कि यहां पर हमें बीमार शब्द देखना है, बीमार शब्द। तो कौन बीमार रहा, हमने प्रश्न पूछा तो नौकर। क्या बीमार रहा, तो क्या का हमें कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए हमारा उत्तर हो गया नौकर बीमार रहा 3। समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 7, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब यह समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब है कि जो समुच्चय का बोध कराता है। यहां पर अगर देखें तो राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, समुच्चय बोधक का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, दूसरे ऑप्शन में। अब समुच्चय बोधक अव्यय को मिला के अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार इनके होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा। यहां बात की गई है समुच्चय बोधक अव्यय की। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, ये वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए आते हैं। राम और श्याम दोनों भाई हैं, ठीक है, हमने लिखा कि राम और श्याम दोनों भाई हैं। अब राम और श्याम दोनों को जोड़ने के लिए यहां पर क्या आया है, और आया है। तो यहां पर दोनों को जोड़ने के लिए आना चाहिए, तो राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, तो यहां पर नहीं, व्याकरण की क्लास नहीं होगी, बस व्याकरण का क्वेश्चन समाप्त है। अब ये साहित्य शुरू हो चुका है, मैंने ये देखिए साहित्य शुरू हो गया, तो कुछ प्रश्न रखे थे व्याकरण के लिए, अब साहित्य शुरू हो गया है। चलिए जवाब दीजिए। अब हम यहां शुरुआत कर रहे हैं साहित्य के प्रश्नों की। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दिया था? देखिए ये ट्रिक के माध्यम से याद कराते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह काव्य की परिभाषा देने वाले आचार्य कौन है? देखिए जो जगन्नाथ का मंदिर है, आचार्य जगन्नाथ जो है, यानी जो जगन्नाथ का मंदिर है वो देखने में कैसा लगता है, बहुत ही रमणीय लगता है। तो हमारी यही ट्रिक हो गई, तो आचार्य जगन्नाथ का ये ट्रिक हो गया। जगन्नाथ का समय क्या है, कई बार पूछा जाता है, तो 17वीं शताब्दी जो है वह आचार्य जगन्नाथ का समय माना जाता है। दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पेरू भट्ट और माता का नाम लक्ष्मी थे। ये किसके आश्रय में रहते थे, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये शाहजहां के आश्रम में रहते थे। किसके आश्रम में रहते थे साथियों, तो ये शाहजहां के आश्रम में रहते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, किसके आश्रम में रहते थे, तो शाहजहां के आश्रम में रहते थे। रस गंगाधर, चित्र मीमांसा खंडन और जगदाभरण अमृत लहरी, भामिनी विलास, शब्द कौस्तुम, शांतो रेजन, मनोरकुमार मर्दिनी इत्यादि इनकी रचनाएं। अब यहां पर जगन्नाथ ने अपनी रचना को रस गंगाधर में 3 काव्य लक्षणों को प्रस्तुत किया है। अब वो 3 कौन से काव्य लक्षण इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, ये हमें समझने वाले प्रश्न हैं। तो क्या है, चलिए देखते हैं कि इन्होंने कौन 3 ऐसे लक्षण हैं जो प्रस्तुत किए हैं। कहाँ प्रस्तुत किए हैं, रस गंगाधर में 3 काव्य लक्षण। तो इन्होंने सबसे पहला जो काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है वो है सामान्य काव्य लक्षण। दूसरा इन्होंने किया है परिष्कृत काव्य लक्षण, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, परिष्कृत काव्य लक्षण। और तीसरा जो इन्होंने काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है वह कलित लाभ काव्य लक्षण। तो इन्होंने 3 काव्य लक्षण जो हैं रस गंगाधर में प्रस्तुत किए हैं। सामान्य लक्षण काव्य के अनुसार रमणीय सुंदर मनोहर अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। यानी पहले काव्य लक्षण में, सामान्य काव्य लक्षण में ही यह परिभाषा सेट होती है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो काव्य लक्षण की 3 परिभाषाएं इन्होंने रस गंगाधर में दी हैं, और पहले काव्य लक्षण यानी कि सामान्य काव्य लक्षण के अनुसार ही यह परिभाषा इन्होंने दिया है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग बहुत आसानी से बता देंगे। प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य कौन है। ठीक है, तो ये बताना है, अंतःकरण की वृत्तियों की चित्र का नाम कविता है, कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य कौन है। तो यहाँ आचार्यों की बात करें तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। शुक्ल जी ने अपने चिंतामणि निबंध संग्रह में काव्य के स्वभाव को स्पष्ट करते हुए लिखा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती। हृदय किसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। फिर एक और कथन पूछा जाता है कि साहित्य किसे कहा गया है, तो काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु मानसिक क्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति काव्य है। ये इस प्रकार का एक कथन आपका बाबू गुलाब राय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य जयदेव ने अंगीकरोत यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, आचार्य जयदेव ने अंगीकरोत यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है, बताइए कमेंट करके। चलिए, रागिनी जी आ गई हैं, मधु फटाफट कमेंट करिए। दो ही लोग कमेंट कर रहे हैं, रागिनी और मधु, बाकी लोग तो कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र भास्कर भी हैं, निवेदिता भी हैं। आप सबको कमेंट करना चाहिए, तब तो समझ में आएगा ना कि आप लोग क्लास सीरियसली देख रहे हैं। रचना जी भी हैं, चलिए स्वागत है। चलिए कमेंट करके जवाब दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 है आप सबके सामने। आचार्य जयदेव ने, देखिए आचार्य जयदेव ने अंगो करोति यह काव्यम शब्दार्था वनलंकृति असो न मान्यते कस्माद नु उष्णाम लंकृति परिभाषा देकर आचार्य मम्मट के काव्य को चुनौती दी है। किसको चुनौती दिया है? आचार्य मम्मट को। आचार्य मम्मट जयदेव के अनलंकृति का उत्तर अपनी परिभाषा में देते हैं। काव्य प्रकाश वृत्ति में मम्मट ने अपने अलंकार संबंधी मंतव्य को स्पष्ट किया। क्या किया? क्विचित स्फुट अलंकार विरहेडपि न काव्य हानि ही, इस प्रकार से। तो शब्द और अर्थ से युक्त तो वाक्य काव्य है, इस प्रकार भामा ने कहा था शब्दार्थों सहितो काव्यम। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मम्मट। कैसे याद रखेंगे? तो जयदेव का को चुनौती किसने दिया? तो मम्मट ने। ठीक है, देखिए मम्मट को मैंने क्या याद कराया था आप सबको? मम्मट को आप माँ समझ के याद क्या करेंगे? माँ। देखिए माँ जो है वो सबको चुनौती दे सकती है। किसको भी चुनौती दे सकती है? यानी जयदेव, देवों को भी वो चुनौती दे सकती है। कौन? माँ। तो इस प्रकार से जयदेव ने मम्मट, ये इस तरह से ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। भट्टोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। भट्टोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। प्रश्न संख्या 11 है, भट्टोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। देखिए यहां पर प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, प्रतिभा नवोन्मेष नौन वोल सख लिनी प्रज्ञा, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, क्षणम स्वरूप स्पर्शोत्वा प्रज्ञो प्रतिभा कवे। ये इस प्रकार से आए हुए हैं। यहां पर काव्य हेतु का क्या अर्थ है? काव्य हेतु का अर्थ है कारण। काव्य हेतु का अर्थ क्या है? वह साधन या तत्व जिसने काव्य का सृजन किया। साधना जो कवि को काव्य सृजन में सक्षम बनाती है। रचना के लिए 3 काव्य हेतु बताए गए हैं। कौन कौन से आप सब जानते होंगे? तो एक तो बताई गई प्रतिभा, दूसरी बताई गई व्युत्पत्ति, और तीसरी बताई गई क्या?
अभ्यास। तो ये तीन बताई गई, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये तीन जो है इनके काव्य हेतु बताए गए। अब इनका विभाजन भी किया गया। अब प्रतिभा का जो विभाजन किया गया वो किया गया कार्यत्री और भावयत्री। ये कई बार पूछा गया है, कार्यत्री और भावयत्री। आपसे पूछा जाएगा कि यह दो विभाजन किसने किया है। तो कार्यत्री और भावयत्री विभाजन किसने किया, और पुनः कार्यत्री का भी विभाजन किया गया सहजा, आहार्या और औपदेशिकी के नाम से। इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया। तो यहां पर जो कहा गया, भट्टोत ने कहा कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। तो ठीक है, ये इसका राइट हो जाएगा। नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रतिभा, प्रज्ञा को प्रतिभा कहा जाता है, यह भट्टोत का कथन है। राइट आंसर हो गया 11th का ए। चलिए 12, प्रश्न संख्या 12। चलिए बताइए। प्रश्न संख्या 12 है, 12 क्या, आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है। तो यहां किस आचार्य का किसके साथ सुमेलन नहीं किया है, ये आपको बताना है। चलिए यहां पर कीर्ति व प्रीति, कीर्ति व प्रीति, ये विश्वनाथ का नहीं। बाकी सहृदयों की प्रेता और धनार्जन, दंडी ने सही कहा है। रस की निष्पत्ति, चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति आनंद वर्धन का है। लोक व्यवहार का ज्ञान और लोकोत्तर आनंद का लाभ, ये कुंतक का है। ये सब सही है, बस कीर्ति व प्रीति जो है ये विश्वनाथ का नहीं है। काव्य प्रयोजन क्या है, किसी भी कार्य को करने के पीछे उसके कर्ता का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। दंडी ने कहा कि इन्होंने इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली को काव्य कहा। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, इस प्रकार से आनंदवर्धन ने कहा। कुंतक ने भी अपनी अपनी बात रखी, वामन ने भी रखी और विश्वनाथ ने भी रखी। यहां विश्वनाथ की बात करते हैं। विश्वनाथ ने काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हुए क्या लिखा, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, यहां कीर्ति और प्रीति लिखा गया है, जबकि इन्होंने भी चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति की बात की है विश्वनाथ ने। और सुखाद सुख की बात की है, दलपधि यामापि काव्यादेव तस्तेन तत्वस्वरूपम निरूप्यते। तो इन्होंने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति की बात की है। तो विश्वनाथ यहां पर इस प्रश्न के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 13, यहां बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है। क्या बताना है, काव्य का हेतु नहीं है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, प्रेरणा और समाधि। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए यहां पर हमने आपसे बताया, चर्चा किया कि तीन काव्य हेतु हैं, प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। तो ज्यादातर आचार्यों ने तीन ही की चर्चा की है, लेकिन एक नई जो मिलती है और एक मिल जाती है, वो क्या है, समाधि। तो चौथी शब्द शक्ति की भी कल्पना की गई, चौथी काव्य हेतु का भी कल्पना हुआ है, कल्पना की गई है। तो चौथी जो काव्य हेतु है यहां पर वो समाधि है। समझ गए आप, समाधि है। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि है, लेकिन प्रेरणा नाम की कोई भी काव्य हेतु नहीं मिलती है। तो यहां पर चौथा ऑप्शन नहीं सही है, ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, समझते हैं किसने कितना काव्य हेतु माना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप जो है किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यहां पर एक प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है, एक प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है कि भैया ऐसा है कि आप बता दीजिए कि काव्य हेतुओं की संख्या
किस आचार्य ने कितनी मानी है। ठीक है मधु जी, रचना जी, वीर बहादुर जी, सुरभि गंगवार जी, रागिनी जी, चलिए सबका स्वागत है। यहां पर हम भामह की बात करें तो भामह ने केवल एक माना, भामह ने केवल एक मान लिया। उन्होंने कहा ऐसा है भैया कि प्रतिभा ही हमारे लिए एकमात्र काव्य हेतु है और इसके सिवा मैं किसी काव्य हेतु को महत्व नहीं देता हूं। दंडी ने प्रतिभा, शस्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को माना। वामन ने लोक व्यवहार, विद्या और प्रकीर्ण को माना। जयदेव ने मूल प्रतिभा को ही मान लिया। मम्मट ने प्रतिभा को क्या कहा है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप देखेंगे तो कई बार यूजीसी ने भी प्रश्न पूछा है। तो मम्मट ने प्रतिभा को क्या कहा है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो मम्मट ने प्रतिभा को क्या कहा है, शक्ति नाम दिया है, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। रुद्रट और कुंतक ने, रुद्रट ने क्या कहा है, शक्ति कहा है, व्युत्पत्ति कहा है और अभ्यास कहा है। जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को महत्व दिया, केवल प्रतिभा को महत्व दिया। ठीक है, तो पाश्चात्य विचारकों ने भी इस पे विचार किया है। आचार्य मंगल श्यामदेव ने काव्य हेतु के लिए कुछ और शब्दों की चर्चा की। तो किसने किया, श्यामदेव मंगल, आचार्य मंगल तथा श्यामदेव, आचार्य मंगल और श्यामदेव, इन्होंने समाधि को भी माना है। सर हम आपके बच्चे हैं, क्या ना लगाएं, जी मत लगाइए। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो हमारे संस्कार हैं। ठीक है, तो हम, आप भी जिन बच्चों को जाके पढ़ाइएगा उनके सामने भी जितना आप प्यार सम्मान दे सकिए दुनिया में दीजिए, क्योंकि यही रह जाता है, बाकी सब तो चला जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे समाधि की। समाधि जो है उसको आचार्य मंगल और आचार्य श्यामदेव ने एक और मान लिया है, शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति मान लिया, समाधि को मान लिया है। और ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समाधि, कुछ आचार्य समाधि को काव्य का हेतु मानते हैं। राजशेखर के अनुसार मन की एकाग्रता समाधि है। समाधि क्या है, मतलब अगर आपका मन एकाग्र हो जाता है तो उसे ही हम क्या कह सकते हैं, उसे ही हम समाधि कह सकते हैं। तो प्रतिभा जन्मजात होती है, व्युत्पत्ति साथ रहने से, अभ्यास निरंतर प्रयास करने से, और समाधि जो है वो मन के एकाग्र करने से समाधि का जन्म होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण कथन है, तो पहले मैं आपको कथन पढ़ के सुना देता हूं। ठीक है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपको बताना है। चलिए, तो काफी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सब जान गए होंगे तो किसका कथन है ये, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका कथन है साथियों, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मन में तमोगुण व रजोगुण दब जाते हैं और सत्वगुण का उद्वेग प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार किसका है, यह आपको बताना है। यहां पर देखिए, रसवादी आचार्य कौन कौन से, ये अगर आपको मालूम हो जाए तो प्रश्न आसान हो जाएगा। रसवादी आचार्य कौन है, विश्वनाथ है। रसास्वादन के लिए संस्कृत साहित्य में रस की व्युत्पत्ति रस्यते इति रसः से की गई है, जिसे आस्वाद मिले वही रस है। ठीक है, रामचंद्र गुणचंद्र, इन्होंने सुख कारक एवं दुख कारक दो रूपों को माना है। सुख दुखात्मको रसः,
क्षेमेंद्र ने। आचार्य क्षेमेंद्र काव्य को रस जीवित घोषित करते हैं। इनका औचित्य सिद्धांत सिद्धांत के सर्वथा अनुकूल है। ठीक है। शारदा तनय भाव प्रकाशन नामक संस्कृत की कृति है जिसमें 10 अध्याय हैं। तो ये यहां पर पूरी चर्चा हो गई। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन किसका है? साधारणीकरण के विषय में यह कथन किसका है? चलिए बताइए। प्रश्न संख्या 16। देखिए साधारणीकरण के विषय में यह प्रश्न किसका है? तो यह साधारणीकरण बहुत सारे आलोचकों ने किया है और यह कथन हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। शुक्ल जी का कथन है। साधारणीकरण के विषय में नगेंद्र क्या कहते हैं? कवि अपनी अनुभूति के साथ अपना रस भी सहृदय के पास भेजता है, अतः रस की स्थिति कवि के हृदय में मानना उतना ही अनिवार्य है जितना सहृदय के हृदय में मानना। नंद दुलारे बाजपेयी क्या कहते हैं साधारणीकरण के विषय में? देखिए नंद दुलारे बाजपेयी कहते हैं कि साधारणीकरण का अर्थ रचयिता और उपभोक्ता के बीच भावना का तादात्म्य है। साधारणीकरण वास्तव में कवि कल्पित व्यापार का होता है, केवल किसी पात्र विशेष का नहीं होता है। राधा बल्लभ त्रिपाठी क्या कहते हैं? साहित्य शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित ऐसी लोक मंगलकारी रचना है जो रचनाकार के भावों, विचारों या आदर्शों को पाठकों या समाज में प्रेषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। अभिनव गुप्त के अनुसार। ठीक है। चलिए कुछ लोग लगातार जवाब दे रहे हैं जैसे मधु जी, रागिनी, प्रिंसेस पायल, नागेश पठारी, ये लोग लगातार जवाब दे रहे हैं। सबका स्वागत है। कुछ लोग नए भी आ रहे हैं तो आप लोग नए आ रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए जिससे संख्या मालूम चल जाए। वैसे ये क्लास में बोर्ड पे पढ़ाता हूँ लेकिन थोड़ा सा तबीयत खराब थी तो मैंने कहा कि आज जो है डेस्कटॉप पे बैठ के आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 यहां पर क्या है कि साधारणीकरण की बात की गई। किसकी बात की गई है? साधारणीकरण की बात की गई है। साधारणीकरण व्यंजना के विभावना व्यापार का परिणाम नहीं है। उक्त कथन जो है किसका नहीं है? उपयुक्त कथन है अभिनव गुप्त के, रसास्वाद के। तो अभिनव गुप्त का जो यह कथन नहीं है, बाकी लोगों का है। ठीक है। रसास्वाद की प्रक्रिया के संबंध में साधारणीकरण व्यंजना के विभावना व्यापार का परिणाम नहीं है, यह कथन अभिनव गुप्त का नहीं है। अभिनव गुप्त जो है वो क्या कहते हैं? व्यंजना विभावना व्यापार द्वारा साधारणीकरण होता है। विभावादि के संयोग से व्यंजना नाम की एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है। विभावादि के स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। समाज की अनुभूति का भी सामान्यीकरण होता है। साधारणीकरण होता क्या है? एक शब्द में, एक वाक्य में अगर आपको साधारणीकरण बता दें तो मान लीजिए जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो क्रिकेट मैच देखते समय आपको लगता है कि एक गेंद पे 6 रन चाहिए तो आप क्या कहेंगे? मार मार मार, जल्दी मार, अरे आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। आप ऐसे ही कहते हैं ना। मतलब आपको लगता है कि जैसे आप क्रिकेट मैदान में खुद हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? सिंपलीफाई होना या साधारणीकृत होना। कई बार क्या होता है कि आप इतने ज्यादा फोन पे बातचीत करते समय भावुक हो जाते हैं कि क्या करने लगते हैं? हाथ दिखाने लगते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, अरे ऐसे चले जाओ। मतलब फोन पे अगर आप वीडियो कॉल पे हो तो समझ में आता है, फोन पे बातचीत करते समय आप इशारा करने लगते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? साधारणीकरण कहते हैं। तो अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण के विषय में क्या कहा है कि विभावादि व्यंजक होते हैं और रस व्यंग होता है। रसानंद अखंड होता है, ये रस को आस्वाद रूप और ब्रह्मानंद सहोदर भी मानने वाले विद्वान हैं। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। रस ध्वनि किसे कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रस ध्वनि किसे कहा गया है? बताइए। बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के लिए। रस ध्वनि किसे कहा गया है?
जब वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौड़ बनाकर अपने से अलग एवं अधिक चमत्कार युक्त अर्थ को व्यक्त करते हैं, तब वह अर्थ ध्वनि कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर असंलक्ष क्रम व्यंग ध्वनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे क्या कहा गया है? रस ध्वनि कहा गया। किसे कहा गया है? असंलक्ष क्रम व्यंग ध्वनि। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कैसे इसका भेद किया गया है। ध्वनि का भेद किया गया अभिधा मूला और लक्षणा मूला में। ठीक है, अभिधा मूला का दो भेद किया गया, संलक्ष व्यंग ध्वनि और असंलक्ष व्यंग ध्वनि। और व्यंग ध्वनि को वस्तु ध्वनि कहा गया और असंलक्ष क्रम व्यंग ध्वनि को रस ध्वनि कहा गया। रस ध्वनि में दो भेद किए गए, रस और भाव, और रस के भेद किए गए रसोभास। और रसोभास में क्या क्या आता है? भावाभास, भावोदय, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 का डी। चलिए, रागनी जी ने एकदम सही जवाब दिया है। अरुण दीप जी भी आ गए हैं, स्वागत है, जग रहे हैं आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए साथियों, आपको पढ़ाने के बाद अभी फिर मैं खाना बनाऊंगा और फिर खाना खाऊंगा। तो आप लोगों ने तो खाना खा लिया होगा। चलिए, तो आप सबका पेपर है। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या जो 19 है ये काफी महत्वपूर्ण है। वाचार्थ की वंचनीयता और उसका व्यंगनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? वाचार्थ की वंचनीयता एवं उसका व्यंगनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है, बताइए। तो अभी हम लोगों ने ध्वनि की बात किया था, ध्वनि की भेदों की बात किया था। तो वाचार्थ की वंचनीयता एवं उसका व्यंगनिष्ठ होना, यह विविक्षता अन्यय परावाच्य ध्वनि का भेद है। किसका भेद है? तो ऑप्शन ए का भेद है। क्या किया जाए भाई, अकेले रहता हूं तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, पढ़ाना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ता है जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुबह उठ भी जाना है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 20 है। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न संख्या 20 है। देखिए, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए? सबसे पहला प्रश्न यही हो जाता है। तो कुंतक ने साथियों 6 भेद किए हैं। कितने भेद किए हैं बताइएगा फटाफट, कितने भेद किए हैं? 6 भेद किए हैं। पहला उन्होंने किया वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता। फिर उन्होंने किया पद परार्ध वक्रता। फिर उन्होंने किया क्या? वाक्य वक्रता। क्या, किसकी भेद की बात किया उन्होंने? वाक्य वक्रता। फिर प्रकरण वक्रता की बात भी उन्होंने किया। किसकी बात किया? प्रकरण वक्रता की बात किया। और सबसे अंत में उन्होंने बात किया प्रबंध वक्रता की। तो उन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद किया। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि 6 भेद उन्होंने कर दिए। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है, ये प्रश्न है। तो ये 6 भेद हो जाते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं अपने जीवन में कि मैं गृहिणी हूं, मेरे पास कामकाज बहुत है। कोई कहता है कि मैं नौकरी करता हूं, मेरे पास समय कम है। बहुत सारे लोग बहाने मारते हैं कि पढ़ाई इस वजह से नहीं हो पाती है। तो मैं कहता हूं कि भाई मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं खुद पढ़ता भी हूं, आपको पढ़ाता भी हूं, खुद खाना भी खाता हूं, खाना तो स्वयं खाना पड़ेगा, बनाता भी स्वयं हूं, घर की साफ सफाई भी खुद करता हूं, बर्तन भी खुद धुलता हूं, सारा काम करता हूं। तो कहने का मतलब है कि जीवन में बहाने को आप मौका मत दीजिए, लड़िए, पढ़िए और रिजल्ट दीजिए। आपके हाथ में केवल एक ही चीज है और जो रिजल्ट दे देगा वही इस दुनिया में महान है। चलिए, तो 20वें नंबर के प्रश्न को लेते हैं। तो कश्मीर के निवासी कुंतक 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जन्म लेते हैं। इन्होंने वक्रोक्त जीवितम 4 उन्वेषों में विभक्त किया। इसमें उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया।
तो इन्होंने वाक्य वक्रता के अंतर्गत अलंकारों का विधान किया है। वाक्य वक्रता के अनुसार आधार पर इन्होंने अलंकारों को रखा है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं और उन्होंने सर्वप्रथम आचार्य भामह के वक्रोक्ति का विशद विवेचन किया है। ठीक है, तो आप देखिए, तो वर्ण विन्यास वक्रता, जहां एक या दो या बहुत से वर्णों का थोड़े थोड़े अंतर से वैचित्रपूर्ण विन्यास हो, वहां पर वर्ण विन्यास वक्रता होती है। पद पूर्वार्ध वक्रता कहां होती है? शब्द के प्रारंभ में उत्पन्न वक्रता या मूल धातु से संबंधित वक्रता होती है। कुंतक ने इसके 8 भेद किए हैं। तो पद पूर्वार्ध वक्रता जो है, इसके कुंतक ने 8 भेद किए हैं। पद परार्ध वक्रता, इसमें पद के उत्तरार्ध अंश में प्रकट विशेषताओं या वैचित्र का संकेत होता है, इसे प्रत्यय वक्रता भी कहते हैं। और वाक्य वक्रता, इसमें पूरा वाक्य जो होता है आधार वाक्य होता है। ठीक है। प्रकरण वक्रता, इसमें प्रसंग की वक्रता होती है। प्रबंध वक्रता, इसमें संपूर्ण प्रबंध से वक्रता दिखाई जाती है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 20 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 21 है। चलिए प्रश्न संख्या 21 लेते हैं। कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते हैं? देखिए, आज आपको बहुत सारे नए प्रश्न मिल रहे होंगे, कई आपको काफी टफ क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे, तो इस तरह के प्रश्नों को आपके सामने मैं रख रहा हूं। प्रश्न संख्या 21, चलिए, तो यहां देखिए, एक आचार्य है भामह, वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हैं। क्या मानते हैं ये? वक्रोक्ति अलंकारों का मूल कौन मानता? भामह मानते हैं। क्या लिखते हैं? सहसा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते यत्नोडस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारो अनया विना। यहां पर भामह ने कहा, क्या भामह ने कहा है कि सहसा सर्वेव वक्त्रोत्री ऋणयार्थो विभाव्यते यत्नोडस्यां कविना कार्यः कोल अंकरार्यो न विना। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएंगे भामह। दंडी क्या लिखते हैं? दंडी लिखते हैं इससे मिला जुला, श्रेषा सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्ति सुश्रियम द्विधा भिन्ने स्वभावोक्ति वक्रोक्तिश्च वांगमयः। वामन क्या लिखते हैं? वामन लिखते हैं सादृश्यात लक्षणा वक्रोक्ति ही। ये कई बार पूछा गया कि सादृश्यात लक्षणा वक्रोक्ति किसने कहा है? तो यह वामन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है साथियों। तो 22 नंबर के प्रश्न में क्या कहा गया है कि अलंकार के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? क्या कहा गया है कि अलंकार के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्षों का बार बार, यहां वर्षों लिखा है, वर्णों यहां कर लीजिएगा, वर्णों का बार व पास पास प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार होता। सार्थक अथवा निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय व क्रमशः आवृत्ति को यमक कहते हैं। उपमेय उपमान में भिन्नता के होने पर भी साम्यतात्मक उपमा कहते हैं। वक्ता के द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकू है, जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वहां संदेह अलंकार होता है। यहां पर आपको एक सही उत्तर बताना है, अलंकारों के संबंध में है। देखिए, यहां पर असंगत कथन की बात करें तो यहां पर सारे संगत कथन है, चौथा संगत कथन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकू से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कहा कुछ और जाए और समझा कुछ और जाए तो वहां वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं, को तुम हो इत आए कहां, को तुम हो इत आए कहां, घनश्याम है तो कितहु बरसो, नाही मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों परकत पाए। कहते कौन तुम? तो कहते हैं
कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा कि हूं घनश्याम मैं। तो कहा भैया यहां क्यों आए हो, जाओ कहीं बरसात करो, बरस जाओ। कहा नहीं नहीं, मैं वो बरसने वाला नहीं हूं, मैं चित चोर कहावत हूं, मैं चित को चोर करने वाला हूं। क्या चोरी करने आए हो, दरवाजा खटखटा रहे हो, भागो यहां से। तो मतलब जहां कहा कुछ और जाए और समझा कुछ और जाए, वहां होता है साथियों वक्रोक्ति अलंकार। ये बहुत आसान सा सवाल है। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जल्दी से आप सब बता दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा है? श्लेष अलंकार है। यहां पर अर्थ चिपके हुए हैं सुबरन में। जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाए, संभावना किया जाए यानी कि कल्पना किया जाए, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जल्दी जल्दी ले लेंगे। पाई महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीडे तो जाए। आसान आसान प्रश्न है, जल्दी जल्दी इनको कर लेंगे। भ्रांतिमान अलंकार हो गया यहां पर, जो आसान प्रश्न है उसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। चलिए यहां पर आपको बताना है, ये प्रश्न संख्या 26 है। यहां बताना कि शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेर चितरे, धोए मिटे न मरण भीति, दुख पाइये इति तनु हेरे में कौन सा अलंकार है? चलिए, तो यहां पर क्या है कि जहां कारण के बिना कोई कार्य हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। तो यहां पर क्या है, कारण के बिना कार्य हो रहा है तो विभावना अलंकार है। अगला है, अगला प्रश्न है वो वयण सगाई के संबंध में कौन सा कथन है? ये एक राजस्थानी रचना है, तो इसके विषय में बहुत दिमाग नहीं लगाना है। राजस्थानी रचना है तो ता वर्ग और टा वर्ग की कोटि में रचनाएं लिखी गई होंगी। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार कौन सा है? तो ये बहुत आसान सा है, अपनहुति अलंकार है। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृत बुद्ध लगी होने, जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, मानवीय करण अलंकार है। चलिए, तो यहां जो अलंकार वाले प्रश्न है उसको रखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, यहां महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लेटो से संबंधित है। प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है। क्या है? प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है। चलिए 38 नंबर का प्रश्न है, चलिए फटाफट बताइए। प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है, कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते, काव्य भाव। देखिए प्लेटो जो था, प्लेटो आत्मावादी था। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, किस प्रकार सा था? आत्मावादी था, या इसे आप कह सकते हैं प्रत्ययवादी था। प्रत्ययवादी ये जो था ईश्वर पर बहुत विश्वास करता था। किस पर विश्वास करता था? ईश्वर पर विश्वास करता था। और ये कहता था कि काव्य सृजन के लिए ईश्वर की जो छत्र छाया हो आवश्यक है, वो खास करके एक साहित्य की देवी होती जिनको म्यूजेस कहा गया, कि अगर म्यूजेस नहीं होंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व यूनान के गौरवशाली महान चिंतकों में रखा जाता है। प्रत्ययवादी और आत्मवादी दार्शनिक थे। काव्य अनुकृति की अनुकृति है, काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, काव्य भाव को दीप्त करता है, तर्क को नहीं। कवि स्वयं अज्ञानी होने के साथ अज्ञानता का प्रसारक है, कलात्मक रचनाएं समाज के लिए अनुपयोगी हैं, कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। प्लेटो के दर्शन के मुख्य विषय क्या थे? प्रत्यय दर्शन, आदर्श राज्य, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा, आत्मा की अमृत सिद्धि। तो ये कहते थे कि ऐसा है कि भाई कवियों को समाज से भगा दो, कवियों का समाज में कोई काम नहीं, इनको भगा दो। तो समाज से कवियों को भगाने की बात किसने किया था? वो प्लेटो ने किया था, क्योंकि उन्होंने कवि को कहा था कि कवि नकलची या चोर होते हैं, इसलिए उनको यहां से भगाने के लिए उन्होंने कह दिया था। तो यहाँ 38 नंबर का जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि असत्य कथन है। कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, वो इससे नहीं उत्पन्न होती है। वो कहते हैं कि देवी के आशीर्वाद से उत्पन्न होती है, म्यूजेस से। म्यूजेस अगर नहीं चाहेंगी तो कुछ नहीं होगा।
प्लेटो ने नहीं माना है। यहां पर एक प्रश्न आ गया कि प्लेटो ने नहीं माना। अब प्लेटो ने क्या नहीं माना है ये देख लेते हैं। कला में अनुकरण की बात, कलाओं में पारस्परिक संबंधों का वर्गीकरण की बात, कलाओं में आदर्श की न्याय, सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात, चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग न मानना। बताइए, प्लेटो ने नहीं माना है, तो प्लेटो ने चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग माना ही नहीं है। चिंतन से उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या कहते हैं कि कवि व काव्य दोनों व्यक्ति एवं राज्य के लिए अहितकारी हैं। तो वो क्या कहते हैं कि कवि और काव्य दोनों काव्य में जो व्यक्तियों के लिए अहितकारी है, इनको भगाओ यहां से, इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो इनके चिंतन और कला और साधना का आवश्यक अंग माना ही नहीं है। तो इस प्रकार से चौथा सही हो जाता है। प्लेटो के विचारकों से बेमेल हैं। तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वस्तु सत्य अमूर्त ज्ञान प्रसूत मूर्त रूप है। कलाकृति धारण प्रसूत आभास मात्र है। अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता है। चलिए बताइए फटाफट। रात ढल रही है, लोग छोड़ छोड़ के कक्षा भाग रहे हैं। चलिए बताइए। विचारों में बेमेल है। देखिए, यहां अमूर्त ज्ञान व साधारण प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि दोनों में अंतर नहीं होता बल्कि अंतर होता है। यह बात जो है प्लेटो कहता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया है आप लोगों के लिए, एकदम मसालेदार प्रश्न। बताइए, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन बताना है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में कला प्रकृति की भाव नाममय तथा कल्पना नाममय अनुकृति नहीं है। काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान संभाव्य और आदर्श रूप है। अनुकरण एक सर्जन क्रिया है। अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कलात्मक अनुभूति की प्रक्षेपणीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। चलिए 50 क्वेश्चन कर लेते हैं यार, ज़्यादा नहीं करेंगे, 50 क्वेश्चन तक करेंगे, 50 क्वेश्चन तक, ठीक है। उसके बाद आप लोग की छुट्टी। चलिए 41 नंबर का प्रश्न है। जो लोग रुके हैं धन्यवाद। असंगत कथन बताना है। कला प्रकृति की भावमय और काल्पनामय अनुकृति नहीं है। अरस्तु जो कहते हैं ये अपने गुरु का जवाब देते हैं, गुरु के सिद्धांतों का जवाब देते हैं। यूरोपीय चिंतनकार हैं। तो इनकी रचनाएं पेरी पोइटिकेस, आने पोएटिक्स, रिटारिका, पोलिटिक्स आदि है। कला प्रकृति की अनुकृति है। इन्होंने क्या कहा है कि कला प्रकृति की अनुकृति है। अनुकरण को सृजात्मक क्रिया माना है कि अनुकरण जो होता है एक सृजन है। भाव में तथा कल्पना में अनुकरण को स्वीकार करते हैं। इन्होंने सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया है। तो यहां पर ऑप्शन 1 इस प्रश्न के अनुसार सही है। चलिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका जो जवाब दे देगा उसको रसगुल्ला खिलाएंगे रात में। अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने, कितने अंग स्वीकार किए हैं? चलिए, तो 42 का भी अरुणदीप बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर है। देखिए, अरस्तु ने 6 अंग स्वीकार किए हैं। कथा वस्तु, जिसे प्लॉट कहा गया, चरित्र यानी कैरेक्टर, भाषा एवं शैली जिसे डिक्शन कहा गया, विचार यानी थॉट, प्रदर्शन यानी स्पेक्टिकल और संगीत यानी मेलोडी। ये 6 उन्होंने बताया है। कथा वस्तु, चरित्र, भाषा, विचार, प्रदर्शन, संगीत, ये इन्होंने 6 बताए हैं। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है। दृश्य विधान, पदावली व भाषा परिष्कार अनुकरण के विषय हैं। पदावली गीत व चरित्र अनुकरण के विषय हैं। कथानक, चरित्र व विचार अनुकरण के विषय हैं। भाषा परिष्कार दृश्य विधान व कथानक अनुकरण के विषय हैं। देखिए,
प्रश्न जब ज़्यादा कठिन होते हैं तो मैंने ऑनलाइन में देखा है कि लोग छोड़कर भागने लगते हैं। अगर यही आसान प्रश्न होता तो आसानी से जवाब देते रहते, तो कॉन्फिडेंस बना रहता कि मैं सारे सवालों के जवाब दे ले रहा हूँ। और जब प्रश्न कठिन हो जाते तो लोग छोड़ के भागने लगते हैं। कोई बात नहीं है, चलिए देखिए, हम प्रश्नों से भाग तो सकते नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। प्रश्न संख्या ये 43 है। दृश्य विधान यहां बताया त्रासदी के अनिवार्य अंगों में उपयुक्त कथन है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। देखिए, त्रासदी के अनिवार्य अंग जो अरस्तु ने माने हैं, कथानक, चरित्र, भाषा शैली, विचार प्रदर्शन और संगीत माना है। उन्होंने कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं, ये यहां पर अनुकरण कह दिया है, जबकि यहां पर त्रासदी होना चाहिए था। तो अरुणदीप ने एकदम सही जवाब दिया है, आपको बधाई। चलिए, रसगुल्ला आपके घर में डिलीवर करवा रहा हूं, एड्रेस भेज दिए। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। देखिए, अरस्तु के जो पिताजी थे वो ये चाहते थे कि अरस्तु घर का धंधा संभाले, और वो एक चिकित्सा शास्त्री थे, तो ये मानते थे कि अरस्तु भी चिकित्सा शास्त्र का काम करे। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, लेकिन इनका मन लगा नहीं पढ़ाई में, और ये अपना काम शुरू कर देते हैं और दार्शनिक बन जाते हैं, प्लेटो के दर्शन में अपने को रमाने लगते हैं। तो अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है, इसमें वो क्या क्या बताते हैं, क्या बताते हैं। अरस्तु ने पोएटिक्स के 6ठे अध्याय में ट्रेजेडी के विवेचन क्रम में इसका वर्णन किया है। विरेचन यूनानी शब्द कथारसिस का हिंदी रूपांतरण। कई बार पूछ लेता है किसे हम क्या कहते हैं, तो कथारसिस कहते हैं। कथारसिस, कथारसिस का हिंदी रूपांतरण क्या हो जाता है, विरेचन हो जाता है। ठीक है, वाह विकारों की उत्तेजना और उसके समन के द्वारा मन की शुद्धि और शांति विरेचन है। अरस्तु ने त्रास या भय और करुणा, इन दो भावों के विरेचन की चर्चा की है। विरेचन भावात्मक विश्रांति के साथ साथ भावनात्मक परिष्कार भी करता है। अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक व अहितकर है, उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। अरस्तु का विरेचन संबंधी सिद्धांत प्लेटो के अनुकृत सिद्धांत के विरोध का परिणाम है। तो यहां प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो यहां समर्थन करने के लिए नहीं, अपने गुरु का विरोध करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो यहां पर 44 का 3 हो जाएगा। चलो भैया, पेरियोप्सिस ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए। देखो, इसको ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देते हैं। पेरियोप्सिस, चलिए, लोनजाइनस। तो बहुत सारे लोगों को आप क्या कहते हैं कि ये लोल हैं, कहते हैं ना, लुल हैं या लोल हैं, इस तरह से आप मजा लेते हैं। तो देखिए, लोल हैं, तो पेरियोप्सिस। तो जो बहुत सुस टाइप के लोग होते हैं, यानी कि बहुत सुस टाइप के लोग होते हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है वो लोल होते हैं। क्या होते हैं? लोल होते हैं। तो सुस होते हैं और लोल होते हैं। तो लोल और सुस आपको ऐसे जोड़कर याद रखना है, तो कभी भी ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो लोनजाइनस, लोनजाइनस का समय 1 से 3 ईस्वी माना जाता है। पेरियोप्सिस ऑन द सबलाइम, ध्यान रखिएगा, ऑन द सबलाइम इस ग्रंथ का नाम है। तो कई बार इसका अंग्रेजी वाला नाम पूछ देता है, ऑन द सबलाइम, ऑन द सबलाइम इस ग्रंथ का नाम हो जाता है। ठीक है, ठीक है रागनी जी। चलिए, पेरियोप्सिस जो है यह ग्रंथ भाषण शास्त्र से संबंधित है। यह पत्रात्मक शैली में लिखा गया है और इसमें कुल 44 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 44 हैं। इसकी भाषा यूनानी है। इस रचना में काव्य को उदात्तता प्रदान करने वाले तत्वों की विवेचना की गई है। ठीक है, चलिए, लॉन्जाइनस के उदात्त स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। 46 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, लॉन्जाइनस की बात मैंने किया था, पेरियोप्सिस इनके ग्रंथ का नाम है। इन्होंने अत्यधिक शब्दाडंबर लॉन्जाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। ये कहते हैं कि अगर कविता में बहुत भारी भरकम कठिन कठिन शब्दाडंबर रख देंगे तो कविता बहुत कठिन हो जाएगी। तो शब्दाडंबर की ये मनाही करते हैं कि शब्दाडंबर कविता में नहीं होना चाहिए। उदात्त विचार होना चाहिए, भावों का उदात्त चित्रण होना चाहिए, समुचित अलंकार नियोजन होना चाहिए, उत्कृष्ट भाषा होनी चाहिए और गरिमामय रचना विधान होना चाहिए। ये बात लॉन्जाइनस कहते हैं।
लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन है। मान्य उदात्त संबंधी, उदात्त का मामला क्या है इनका, देखिए लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता में विषय साधन नहीं साध्य है, विषय साधन नहीं साध्य है, ये बात ये नहीं है। लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी मान्यताओं में उदात्त का कार्य अन्वयन नहीं सम्मोहन है। उदात्त साहित्य के सब गुणों से महान है। उदात्त वह गुण है जो अन्य क्षुद्र त्रुटियों के होते हुए भी साहित्य को उच्च अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन के अनुसार सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रोंचे की मान्यता नहीं है। देखिए क्रोंचे को आप कैसे याद करेंगे, कौआ समझ के याद करेंगे। क्रो माने कौआ और क्रोंचे माने कौ, ठीक है। कौआ को देखते हैं तो इन्होंने क्या कहा है, क्रोंचे। क्रोंचे इन्होंने इनका जो ग्रंथ है वो एस्थेटिक और लॉजिक है। इनकी अभिव्यंजनावादी जो है कई मान्यताएं हैं। कला सहजानुभूति है और सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। कला आत्मिक क्रिया है। कला केवल रूप है, वस्तु नहीं। कला अखंड है और उसका विभाजन संभव नहीं है। कला स्वयं स्फुरित होती है। अलंकरण कला का सहजात धर्म है। ये बात क्रोंचे ने कहा है। तो क्रोंचे की मान्यता क्या नहीं है, सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान दोनों में अभेद है, भेद नहीं है। तो ये क्रोंचे की मान्यता नहीं है, यानी कि 48 का ए। 49 क्रोंचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है, ये बताना है। देखिए अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान है, यह एक मानसिक क्रिया और आध्यात्मिक आवश्यकता है। कला कला के लिए है, इन्हीं का बहुत महत्वपूर्ण कथन है। कला का कोई प्रयोजन या उद्देश्य नहीं होता है। इनके अनुसार अमूर्त कला नैतिक बंधनों से मुक्त होती है। सामान्य व्यक्ति और कलाकार की ही सहजानुभूति एक समान होती है। यहाँ ऑप्शन की बात करें तो मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण यहाँ पर नहीं होता है, ये चरण में नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। 50 तो चलो छुट्टी करने वाले हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों को छुट्टी का बड़ा आनंद रहता है कि कब छुट्टी होगी, तो आप लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आप भी बच्चों की छुट्टी करेंगे तो बच्चे बहुत खुश होंगे। तो ये छुट्टी वाला आ गया। क्रोंचे के संबंध में असंगत कथन है। क्रोंचे क्रोंचे जो है यहाँ पर क्या कहते हैं कि क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं पर समान रूप से महत्व रखता है। एकदम सही बात है। क्रोंचे की पुस्तक का नाम एस्थेटिक है, लॉजिक है, ये भी एकदम सही बात है। क्रोंचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंदात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। अब ये मामला यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा है। तो ये द्वंदात्मक भौतिकवाद से नहीं प्रभावित थे कार्ल मार्क्स से, जबकि ये हीगल से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? ये हीगल से प्रभावित थे। हीगल सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है। सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से उनका मानना है कि ईश्वर ही है जो सुंदर है, कि अभिव्यक्ति प्रकृति और मानव द्वारा सृजित कलाकृतियों में होती है। यहाँ पर क्रोंचे मूलतः आत्मावादी दार्शनिक थे, ये भी एकदम बात सही है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिए हैं। तो आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आप सबको अच्छा लगा होगा और महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ। देखिए आज के प्रश्न ईमानदारी से बताऊं तो ज़्यादातर प्रश्न कठिन ही थे, ज़्यादातर कठिन प्रश्नों को रखा गया था। आसान प्रश्न कुछ रखे गए थे अलंकार वगैरह के, जिससे आप सबको थोड़ा सा मज़ा आए, तो इसलिए इसमें अलंकार के प्रश्न रखे गए थे। तो साथियों आज का एपिसोड यहीं तक आज ख़त्म करते हैं इस कक्षा को, फिर आप सबसे मुलाकात होगी कल। तो ठीक है, अगर आप सब हमारे नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, स्वतंत्रता बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।